कच्चे तेल की कीमतों में नरमी की वजह से ओपेक संगठन की तरफ से उत्पादन कटौती जारी रहने की आशंका बढ़ गई है। 1 जून को सऊदी अरब और ओपेक के सहयोगी देशों की होने वाली बैठक में अगले 3 महीने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को बढ़ाया जा सकता है। सर, क्या होने वाला है कुछ मीटिंग से? ऐसा लग रहा है कि तमाम कोशिशों के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। बीच में ही केवल एक बार 90 के आसपास गया। अभी भी कच्चा तेल क्रूड ऑयल की कीमत $82 $83 के आसपास है। हालांकि इसराइल के साथ इसराइल और हमास युद्ध में खासतौर पर इसराइल और फिलिस्तीन के विवाद में ताज़े हमलों की खबरें हैं, जिसके बाद बाजार में थोड़ी सक्रियता दिखाई दी थी। अब 1 जून की बैठक पर सबकी निगाहें हैं। ये तो लगभग तय है कि कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को वापस लेने नहीं जा रहा है ओपेक। इसे और लंबे समय तक बढ़ाने की बात है। चर्चा इस बात की है कि अब ये भी हो सकता है कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट का दबाव बनता दिखाई दिया या डिमांड में कमजोरी दिखाई दी तो शायद कटौती को और गहरा किया जा सकता है। यानी जितना उत्पादन कम किया गया उससे और ज़्यादा कटौती की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की फिर $90 तक पहुँचने की संभावना है। विज्ञापन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी भ्रामक प्रोडक्ट या सर्विस के विज्ञापन में काम करते हैं तो वो प्रोडक्ट की खराब क्वालिटी की जवाबदेही से बच नहीं सकते। विज्ञापन देने वाले और एजेंसियां या ब्रांड एम्बेसडर जो एंडोर्स करते हैं झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। सर, क्या कहा कोर्ट ने अपने आदेश में? ये खासा महत्वपूर्ण फैसला है और जिसका असर हमें विज्ञापन जगत पर, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट पर और बहुत सारी चीज़ों पर दिखाई देगा। ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर और एडवर्टाइजर से ये कहा है कि अगर कोई गलत प्रोडक्ट उनके नाम से बेचा जाता है और उस पर कोई मुकदमा होता है, उससे कोई नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी उन पर भी होगी। आमतौर सेलिब्रिटी इंडोर्स करने वाले ब्रांड एम्बेसडर इन झगड़ों से दूर रहते थे। किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन दिखता था जो जिसका उनको पैसा मिलता था उसको इंडोर्स करते थे, उसको एडवर्टाइज करते थे। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही है कि जो डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग है उससे सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को बचना होगा। यानी धोखा देने वाली एडवर्टाइजिंग, जैसे कि आपको बहुत सारे सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर तमाम तरीके की गेमिंग ऐप्स को या क्रिप्टो को प्रमोट करते हुए पहले दिखते थे। पर तीसरा और जो ऑर्डर है है उसका तीसरा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है कि इस हिस्से में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन्हें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर को एक एफिडेविट में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जिस डिक्लेरेशन में ये लिखा जाएगा या बताया जाएगा कि वो इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और इसमें किसी भी समस्या आने पर उसकी लायबिलिटी लेने के लिए सहमत होंगे। अब इसके लिए एक पोर्टल बनाने की बात कही गई है, जिस पोर्टल पर एडवर्टाइजर्स अपने सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए। वो एडवर्टाइजर्स और की तरफ से आने वाले डिक्लेरेशंस के बाद ही उन्हें पब्लिश किया जाएगा। यहाँ से एक बिल्कुल नई प्रक्रिया भारत में शुरू होती है। ये मामला पतंजलि के साथ शुरू हुआ था, पतंजलि के विज्ञापनों को लेकर, जिसमें बाबा रामदेव और उनकी कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और माफ़ी मांगने के लिए कहा था। ये मामला बढ़कर यहाँ तक पहुँच गया है कि उत्पादों के लिए अब एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को और प्रिंट और डिजिटल मीडिया को उन डिक्लेरेशंस को पहले हासिल करना पड़ेगा शर्त के तौर पर, तब वो उसे चला पाएंगे। कैसे बाजार इस पर रिएक्ट करेगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कैसे रिएक्ट करेंगी, ये देखना होगा। कैसे ये लागू होगा, क्योंकि इसकी सुनवाई के दौरान इस बात का भी संदेह जाहिर किया गया, जज की तरफ से भी कहा गया कि हम इसमें कोई रेड टेप नहीं पैदा करना चाहते हैं कई नौकरशाही को नहीं लेना चाहते हैं और ना ही हम एडवर्टाइजर्स के लिए इस मामले को बहुत कठिन बनाना चाहते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जरूर ली जाए एडवर्टाइजर्स की तरफ से अगर कोई गलत प्रोडक्ट को इंडोर्स किया जा रहा है।